हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है या यह कभी अपने रास्ते को बदलता भी है? तो इसका आंसर है कि जब भी कोई प्रकाश एक ही माध्यम में चलता है या गति करता है तब यह सीधी रेखा में चलता है, किंतु जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब यह सीधी रेखा में नहीं चलता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपना क्वेश्चन आता है कि यदि ऐसा होता है तब हम इस घटना के लिए क्या कहते हैं? तो इसका एक सरल सा आंसर होता है कि इस घटना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन के लिए हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसकी जो डेफिनेशन होती है अपवर्तन की, ये सिंपल होती है और इसको हम सिंपल वर्ड्स में निम्न प्रकार से लिखते हैं। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन, मैंने अभी बताया था आपको कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको हम डायग्रामेटिक रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम जैसे वायु या जल या गिलास, कांच, इनमें से कोई भी हो सकता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यहाँ पर भी वायु हो सकती है, जल हो सकता है और कांच या गिलास हो सकता है। कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो माध्यम होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपवर्तन की एक सिंपल डेफिनेशन थी। अब क्वेश्चन आता है कि ये माध्यम कैसे होते हैं? तो सामान्यतः जो माध्यम होता है, माध्यम से अर्थ होता है जहां पर प्रकाश गति करता है। जैसे प्रकाश वायु में गति कर रहा है, सिंपल वे में गति कर रहा है वायु में, तब इसे हम पहला माध्यम मान लेते हैं वायु। दूसरा माध्यम जैसे प्रकाश कांच में गति करता है तो इसे हम एक दूसरा माध्यम मान सकते हैं। और जब प्रकाश किसी एक माध्यम अर्थात वायु से कांच में जाता है तब यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, या हम इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसे हम अपवर्तन कहते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। सबसे ऊपर या पहले हमने लिखा है वायु या एयर, और इसके नीचे एक दूसरा माध्यम हमने ले लिया है जल या वाटर। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से, ये वायु है, वायु से जल में जा रही है, MN ये दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों के लिए, वायु और जल के लिए अलग अलग करता है।
इस पर ये प्रकाश की किरण ए बी गिरती है या आती है, तो यहाँ पर जो अभिलंब होता है, बी बिंदु पर अभिलंब होता है एक्स वाई, और इस अवस्था में प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अर्थात जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, इसका क्या कारण है, अपवर्तन क्यों होता है, इसकी स्टडी हम इसी वीडियो में करेंगे। तब यह अभिलंब की ओर झुकती है या मुड़ जाती है। यदि इसका विपरीत हो रहा है, जैसे प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, यहां पर आप ये देख लें, Mn दो माध्यम का सीमा पृष्ठ है और इसके ऊपर यदि हमने ले लिया है वाटर और यहां पर ले लिया है एयर, तब जो वाटर है या जल है यह सघन माध्यम है और वायु ये विरल माध्यम है, क्योंकि इसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। विरल और सघन माध्यम में माध्यम के कण पास पास होते हैं। ये इसकी एक सिंपल डेफिनेशन होती है विरल माध्यम और सघन माध्यम की। इसमें एक डेफिनेशन और होती है जिसकी स्टडी भी हम अभी आगे इसी वीडियो में करेंगे। Mn सीमा पृष्ठ है और इस पर एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है। पुनः AB इस B बिंदु पर अभिलंब ले लिया है एक्स वाई, आप कोई भी नाम अपने मन से यहां पर ले सकते हैं। और इस कंडीशन में यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती थी, तब दूसरी कंडीशन में जो प्रकाश की किरण होती है यह अभिलंब से या नॉर्मल से दूर हटती है। ये अपवर्तन में होता है। अब क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन क्यों होता है और अपवर्तन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने अपवर्तन की डेफिनेशन और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अपवर्तन किस प्रकार से होता है और किरण किस ओर मुड़ती है इसकी स्टडी की है। और इसके अतिरिक्त जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन किस प्रकार से होता है और प्रकाश की किरण अभिलंब से किस प्रकार से दूर हट जाती है इसकी स्टडी की है। इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली है। अब क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन का कारण या कॉजेज। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जैसे यदि आप एक खाली सड़क पर चलते हैं जहां पर भीड़ भाड़ कम होती है, तब उस सड़क पर आपकी स्पीड कुछ तेज हो जाती है और जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलते हैं जहां पर गैदरिंग ज़्यादा होती है वहां पर आपकी स्पीड कम हो जाती है। मतलब इसका है कि जब हम विरल माध्यम में चलते हैं तब हमारी स्पीड अधिक होती है और जब हम क्राउडी एरिया में चलते हैं, सघन माध्यम में चलते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, यही अपवर्तन का कारण होता है। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, इसका कारण या कॉजेज। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना। प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होना या अलग अलग होना। प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होना। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती जाती है। प्रकाश की किरण
विरल माध्यम में तीव्र गति से चलती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसे हम v लिख रहे हैं, प्रकाश की चाल v, आप इसको cv लिख सकते हैं, अधिक होती है। और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ये अपवर्तन का कारण होता है। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये आ गया विरल माध्यम या रेयरर मीडियम, विरल माध्यम या रेयरर मीडियम, ये सीमा पृष्ठ है जो विरल माध्यम और सघन माध्यम के लिए अलग अलग करता है। इसके नीचे सघन माध्यम होता है या डेंसर मीडियम, तब इस कंडीशन में प्रकाश की चाल जो कि विरल माध्यम में अधिक होती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब इसकी चाल कम हो जाती है, v कम हो जाती है। इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। चाल कम होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, या इसे हम क्लियर वे में बोल सकते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब यह अभिलंब या नॉर्मल की ओर झुक जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यहां पर हमने ये सघन माध्यम से, इसी को थोड़ी आगे बढ़ा देते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तब क्या होगा? क्लियर है? जैसे ही आप भीड़ भाड़ वाली सड़क से खाली सड़क पर आते हैं आपकी चाल बढ़ जाती है। यही प्रकाश के साथ भी होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसकी चाल, प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है और प्रकाश की किरण अभिलंब या नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपवर्तन का कारण था। अपवर्तन क्यों होता है और कैसे होता है? अब क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन में प्रकाश का कोई गुण चेंज होता है अथवा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी फैक्ट की स्टडी करेंगे कि अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा गुण परिवर्तित होता है और कौन सा गुण परिवर्तित नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी समझ में यहां तक आ गया है, जो कि सिंपल लैंग्वेज में था। जो हमारा कॉन्सेप्ट बना रहता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, वो सही नहीं है। जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलता है तब वह सीधी रेखा में चलता है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है। अब क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन के दौरान क्या चेंज होता है? तो इसका आंसर है अपवर्तन या रिफ्रैक्शन में प्रकाश के निम्न गुण चेंज होते हैं या बदल जाते हैं। नंबर 1, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो मुख्यतः बदलता ही है, क्योंकि इसी के कारण ही अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है। प्रकाश का वेग या वेलोसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड चीज जो प्रकाश की चेंज होती है वह होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ।
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ ये भी चेंज होती है। वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट। और थर्ड होता है प्रकाश तरंगों का आयाम, आयाम या एम्पलीट्यूड। प्रकाश तरंगों का आयाम या एम्पलीट्यूड, प्रकाश का आयाम, ये तीनों चीजें अपवर्तन के दौरान चेंज होती हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी चीजें अपवर्तन में चेंज होती हैं और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए उपरोक्त सभी, तब आपको जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है उसको टिक करना है। अब क्वेश्चन आता है अपवर्तन में कौन सी चीज है या प्रकाश का ऐसा कौन सा गुण है जो चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर है अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जिस आवृत्ति का प्रकाश अपवर्तन के पहले होता है उसी आवृत्ति का प्रकाश हमें अपवर्तन के बाद प्राप्त होता है। जैसे यदि प्रकाश तरंगों की आवृत्ति फॉर एग्जाम्पल 40 हर्ट्ज है, तो जो अपवर्तन के बाद वाला प्रकाश मिलेगा इसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी भी 40 हर्ट्ज ही होगी या 40 साइकिल पर सेकेंड होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के अपवर्तन की भांति या प्रकाश के अपवर्तन की तरह क्या अपवर्तन के भी कोई रूल्स होते हैं, क्या अपवर्तन भी किन्हीं नियमों के अनुसार होता है? तो इसका आंसर है हाँ। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो रूल्स होते हैं, उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्रकाश के परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट रूल होता है वही प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन का रूल्स भी होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपवर्तन के नियम कौन से होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के नियम। यहां तो हमें समझ में आ गया है कि अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इसमें से जो दूसरा नियम होता है उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की डेफिनेशन भी देता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें से हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो ये क्लियर है कि प्रकाश की भांति अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम स्टूडेंट्स, यहां पे आप इन नियमों की स्टडी करने से पहले जो अपवर्तन से संबंधित कुछ डेफिनेशन है अब वो क्लियर कर लेंगे, तब आपको ये नियम और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ा बैक में जा रहे हैं। अपवर्तन से संबंधित कुछ डेफिनेशन या परिभाषाएं हम इनकी स्टडी पहले करेंगे। इसके बाद अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। अपवर्तन से संबंधित परिभाषाएं या डेफिनेशन। स्टूडेंट्स अपवर्तन से संबंधित मुख्यतः
6 डेफिनेशन है। आप कोई भी एक डायग्राम यूज कर सकते हैं जिसमें प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। इसमें आपके दोनों डायग्राम सही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखें, यहां पर विरल माध्यम है एयर और इसके नीचे सघन माध्यम या डेंस मीडियम वाटर या गिलास है। या का मतलब है सेपरेट, या वाटर या गिलास, और नहीं बोला है मैंने, एयर और वाटर। और प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तब इस कंडीशन में यह नॉर्मल या अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहां पर mn दो माध्यमों के बीच का सीमा पृष्ठ है, बाउंड्री है, जो दोनों मीडियम के लिए अलग अलग करता है। और इसमें ये डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एयर, वाटर, थोड़ा और इसको इस तरफ कर देते हैं। इसमें ए बी सी, इसको लिख दिया डी और इसको लिख दिया ई। इसमें आप नाम देने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। तो इसमें जो ए बी है, ए बी आपतित किरण है, इंसिडेंट रेज। ए बी यहां पर आपतित किरण है। ए वाली जो किरण है ए बी, ए वाली किरण आपतित किरण है या इंसिडेंट रेज है। मतलब वह किरण जो अपवर्तक पृष्ठ की ओर आती है या सीमा पृष्ठ की ओर आती है। आने वाली किरण आपतित किरण है, ए बी आपतित किरण होती है। नंबर दूसरा, जो दूसरी डेफिनेशन है वह होती है आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अर्थात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिरती है, तो ए बी जो किरण है ए पॉइंट बी पर इस सीमा पृष्ठ mn पर गिर रही है, आपतित हो रही है। तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है या आपतित होती है, वह आपतन बिंदु कहलाता है। चित्र में बी आपतन बिंदु है। ये जो बी है यहां पे बी, ये आपतन बिंदु है, ए बी आपतित किरण है। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें से अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब डीई, डीई ये थर्ड डेफिनेशन है। अभिलंब, अभिलंब या नॉर्मल, आप इसमें देखें, इसमें अभिलंब आया है। लंब मीन्स परपेंडिकुलर, अर्थात कहां पे ये परपेंडिकुलर रहेगा? तो जो आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु के लंबवत जो हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसे हम अभिलंब कहते हैं। अर्थात आपतन बिंदु पर खींचा गया
लंब। आपतन बिंदु बी बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। इसके बाद जो फोर्थ डेफिनेशन आती है, बाय फोर्थ डेफिनेशन होती है BC। BC चूंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, तो जो किरण हमें अपवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। तो यही हमारी फोर्थ डेफिनेशन थी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज। अपवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज वह किरण जो अपवर्तन से प्राप्त होती है, अपवर्तन के पश्चात प्राप्त होती है, या अपवर्तन के हम लिख सकते हैं फलस्वरूप प्राप्त होती है। क्वेश्चन आता है इस चित्र में अपवर्तित किरण कौन सी है? तो इसका आंसर है ए वाली किरण BC। BC अपवर्तित किरण होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यदि इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दो एंगल बनते हुए दिखाई देते हैं, एक फर्स्ट एंगल और एक ये दूसरा वाला सेकेंड एंगल। जो फर्स्ट एंगल होता है इसको हम लिखते हैं एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतन कोण। आपतन कोण की डेफिनेशन परावर्तन में और आपतन में दोनों में समान होती है, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर जो अभिलंब और अपवर्तित किरण जो कि BC होती है, इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तित कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 6 मेन डेफिनेशन थी जो कि अपवर्तन से संबंधित थी। फिफ्थ, आपतन कोण। आपतन कोण से मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल। आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल आपतित किरण व अभिलंब DE के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। डायग्राम में एंगल ABD आपतन कोण है जिसे हमने एंगल I से लिखा है। इसके बाद जो 6 नंबर का डेफिनेशन है वह होता है अपवर्तित कोण। अपवर्तित कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल, इसकी जो डेफिनेशन होती है वह भी सिंपल है। रिफ्लेक्टेड रेस और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम अपवर्तित कोण कहते हैं, अर्थात BC व DE के बीच बने कोण को अपवर्तित कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। यहां पर जो कोण होता है एंगल EBC रिफ्लेक्टेड एंगल है जिसे हमने एंगल R से भी लिखा है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने
अपवर्तन से संबंधित जो डेफिनेशन थी उनकी स्टडी कर ली है। ये डेफिनेशन आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के समझने में हेल्पफुल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपवर्तन के दोनों नियमों की स्टडी करेंगे जो कि सरल होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट रूल है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि परावर्तन और अपवर्तन दोनों का प्रथम नियम समान होता है। ये आपको परावर्तन का प्रथम रूल्स लर्न ही होगा, याद होगा। इसका जो फर्स्ट रूल है इस रूल के अनुसार या प्रथम नियम के अनुसार डायग्राम आपको याद ही रहेगा इस तरह से। ए बी सी डी ई एम एन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण ए बी, अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज बी सी, और अभिलंब या नॉर्मल जो कि डीई है। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर एक ही तल से क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं और यहाँ पर यदि हम ये पेन रख देते हैं तब ये जो पेन होता है ये पेन बोर्ड के तल में है, और यदि इस पेन को हम इस प्रकार से रख देते हैं तब ये वाला जो पेन है इस कंडीशन में ये बोर्ड के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो तीन रेज हैं आपकी, तीन रेज नहीं दो रेज हैं, आपतित, अपवर्तित और नॉर्मल, इस तरह से ये तीनों एक ही तल में होती हैं। इस तरह से आप जब इसको देखेंगे तो ये तीनों एक ही तल में दिखाई देती हैं। इस तरह से आप इसको बना लें, थोड़ा इस तरह से जब बनाएंगे आप, इसमें कोई भी इस तरह से नहीं है, ना तो आपतित किरण है, ना ही अपवर्तित किरण है और ना ही नॉर्मल है। ये तीनों चीजें बोर्ड के तल में हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से कोई भी चीज नहीं है। तो ये तीनों किस तरह से हैं? एक ही तल में है, बोर्ड के तल में है या कागज के तल में है, कागज के तल के लंबवत नहीं है। अब दूसरा जो इसका रूल्स होता है अपवर्तन का, सेकंड रूल, सेकंड रूल के लिए हम स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल्स रूल अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। क्वेश्चन आता है स्नेल का नियम क्या है या अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने एंगल लिए थे, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो आप इसको यहाँ पे लिखें, समझें। आपतन कोण ये था कोण आई, और अपवर्तन कोण अपवर्तन कोण ये वाला कोण था कोण आर। तो स्टूडेंट्स, स्नेल के नियम के अनुसार ये आपको लिखना है, स्नेल के नियम के अनुसार या स्नेल के नियमानुसार
आपतन कोण की साइन आई, आपतन कोण का हमने लिया है साइन आई, साइन के रूप में। आपतन कोण की साइन आई व अपवर्तन कोण की साइन आर, व अपवर्तन कोण की साइन आर का अनुपात दो माध्यमों के लिए या दो से अधिक माध्यमों के लिए भी ये सही होता है, एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियतांक का नाम होता है अपवर्तनांक, और इसी के आधार पर हम इस अपवर्तनांक को डिफाइन करते हैं, इस अपवर्तनांक को परिभाषित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम यहीं पर अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या होती है उसकी भी स्टडी करेंगे। का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं और n से व्यक्त करते हैं। इसे हम n से व्यक्त करते हैं और इसे हम मैथमेटिकली निम्न प्रकार से लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। जो चीज अपॉन में आती है वह वास्तव में अनुपात भी होती है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। यहाँ पर एन क्या है? एक नियतांक है और इस नियतांक का नाम क्या होता है? अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिटेल स्टडी हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। यहां पर इसकी हम एक सिंपल डेफिनेशन ले लेते हैं, तो उसी की स्टडी हम यहां पर करेंगे। तो ये आपकी समझ में यहां तक आ गया है। इसके बाद अपवर्तनांक की एक सिंपल डेफिनेशन इसी रूल्स के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसका अध्ययन करते हैं स्नेल्स के सेकंड रूल का, तब आपको एक पॉइंट मिलता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये अपवर्तनांक होता है और इसकी डेफिनेशन हम इसी के आधार पर देते हैं। अपवर्तनांक की ये एक सिंपल डेफिनेशन है। एक माध्यम में साइन आई आपतन कोण है, दूसरे माध्यम के लिए साइन आर अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट्स, जो अपवर्तनांक की परिभाषा है वह इसी के आधार पर दी जाती है। किसी माध्यम के आपतन कोण का अपवर्तन कोण के साथ जो अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेकंड होता है अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष होता है। डिटेल स्टडी हम सेकंड वाले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर एक माध्यम के आपतन कोण की साइन आई का आपतन कोण साइन आई का
दूसरे माध्यम में बने या दूसरे माध्यम के अपवर्तन कोण साइन आर के साथ जो अनुपात होता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कई चीजों के लिए डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। विरल माध्यम और सघन माध्यम के लिए भी अपवर्तनांक ही निर्धारित करता है। विरल माध्यम के लिए अपवर्तनांक कम होता है और सघन माध्यम के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, ज्यादा होता है। n का मान अधिक होता है। इसके अलावा जो अपवर्तनांक होता है इसकी डेफिनेशन हम दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसके आधार पर भी देते हैं। जैसे पहले माध्यम में चाल, प्रकाश की चाल c1, इसकी सेकंड डेफिनेशन है अपवर्तनांक की। सेकंड डिफाइन है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल यदि c1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल यदि c2 होती है तब इनके बीच का जो अनुपात होता है c1/c2 वह भी अपवर्तनांक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फार्मूला अपवर्तनांक के फार्मूला होते हैं और इसके आधार पर हम कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी भी स्टडी यहीं पर करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन के पहले न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स ये टॉपिक सरल है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं न्यूमेरिकल्स, आंकिक लेते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। अभी आपने अपवर्तनांक भी पढ़ लिया है, डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर स्टडी जिसमें आपके अपवर्तनांक के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब लिखना है हमें इसके न्यूमेरिकल या आंकिक। जो इसके आंकिक होते हैं वह इस प्रकार से हैं। दो क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, यदि कोई प्रकाश की किरण, शॉर्ट में लिख रहा हूं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना है, और इसके लिए आपतन कोण का मान sin 45 डिग्री व अपवर्तन कोण का मान sin 30 डिग्री हो, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 और 2। एक क्वेश्चन आता है तो इसके लिए हम काफी सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखें इसमें गिवन sin I इक्वल टू 45 डिग्री, sin R जो कि अपवर्तन कोण है इक्वल टू 30 डिग्री, और जो इसका फार्मूला होता है
1n2 अपवर्तनांक का इक्वल टू स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर गिवन फॉर्मूला। इसके बाद कैलकुलेशन साइन 45 अपॉन साइन 30। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हम साइन 45 की वैल्यू देखते हैं और साइन 30 की वैल्यू देखते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आती है और साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आती है। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तब ये इस प्रकार से आता है 1 अपॉन रूट 2 इंटू 2 अपॉन 1। अब आप इसको सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 आता है 2 के लिए हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तब यहाँ पर आ जाता है रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। ये कैंसिल हो जाता है, ये आता है रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.414 आता है और इस अपवर्तनांक की गणना हमने स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर के द्वारा की है। अब जो दूसरा फार्मूला होता है अपवर्तनांक ज्ञात करने का, चालों में अनुपात, हम इसके आधार पर भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसी की हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी सिंपल वे में समझ में आ गया है। आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। रूट 2 और रूट 2 का ऊपर नीचे जब आप गुणा करेंगे तब भी यही आंसर आता है। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन, यदि एयर में प्रकाश की चाल, एयर में प्रकाश की चाल C1 इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, व यहाँ जल में प्रकाश की चाल C2 इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो, तो एयर के सापेक्ष, यहाँ पे आप लिख लें कांच, ANW, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर C1 C2 गिवन ही है, उसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ANW इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन 2.26 इंटू 10⁸। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तब ये आता है लगभग 1.5। तब इसके सापेक्ष जो अपवर्तनांक आता है वह होता है 1.5 हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्लियर हो गया है कि अपवर्तनांक को हम दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो इसकी डेफिनेशन थी वह आपतन कोण और अपवर्तन कोण के आधार पर थी, और जो दूसरी डेफिनेशन थी वह डेफिनेशन इसकी हवा में और कांच में चाल के आधार पर थी, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बोलते ही है, लेकिन हवा है तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपवर्तनांक के कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे, अपवर्तन की कुछ
स्टडी करेंगे अपवर्तन के, मतलब कहने का है अपवर्तन के एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट ये सारे वीडियो वन शॉट वीडियो हैं, इसमें विदाउट एडिशन नहीं बोलना चाहिए, एडिटिंग वाले वीडियो हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के उदाहरण। स्टूडेंट्स अपवर्तन के हमें दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे यदि हम नंबर 1 जल से भरे किसी बर्तन में, जैसे कटोरी ले लें या कोई बड़ा बर्तन ले लें, उसमें हम जल डाल दें और उसके ऊपर एक स्ट्रेट रॉड या पेन या पेंसिल उसमें डुबाते हैं, तब जल में डूबी हुई पेंसिल या पेन हमें टेढ़ा दिखाई देता है या तिरछा दिखाई देता है। तो ये पहला एग्जाम्पल होता है अपवर्तन का। दूसरा एग्जाम्पल, जब हम किसी जैसे तालाब या नदी है, उसके किनारे खड़े होकर उसकी तलहटी को देखते हैं, तब हमें, तलहटी का मतलब बॉटम, जब हम उसकी तलहटी को देखते हैं तो हमें उसकी जो वास्तविक गहराई होती है उसकी तुलना में हमें उसकी गहराई कुछ कम प्रतीत होती है, अर्थात हमें तालाबों और नदियों की गहराई कम प्रतीत होती है। ये भी अपवर्तन के कारण होता है। और तीसरा पॉइंट, यदि हम इसकी तलहटी पर या बॉटम पर कोई चीज डाल देते हैं जैसे कॉइन, तब यह कॉइन हमें बॉटम पर दिखाई ना देकर नदी नालों की, हमें उसके बॉटम के कुछ ऊपर दिखाई देता है, और यदि हम इसे उठाने की कोशिश करते हैं तब इसे हम नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमें जो कॉइन दिखाई देता है वह रियल कॉइन नहीं होता है, बल्कि उस कॉइन की एक फॉल्स इमेज हमें दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल थे। अपवर्तन की जो घटना होती है वह वायुमंडल में भी होती है, एटमॉस्फेयर में भी होती है, और इसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। तारों का चमकना मतलब तारों का चमकना किसे कहते हैं? तो इसका जो सिंपल आंसर होता है कि हमें तारे के प्रकाश का कम होना और अधिक होना तारों का चमकना कहलाता है, अपवर्तन के कारण होता है। अग्रिम सूर्योदय, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, ये सारे अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपवर्तन का, उसमें हम ऐसा क्यों होता है इनकी सारी चीजों की स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक सिंपल स्टडी करेंगे। पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं, जल में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, और बाकी जो एग्जाम्पल हैं उनकी स्टडी हम विथ रीजन के साथ ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको एग्जाम में हेल्पफुल भी रहेंगे। जल में डूबी पेंसिल का तिरछा दिखना या टेढ़ा दिखना। तो स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये कोई पात्र है, कंटेनर, इसमें यहां तक जल या पानी भरा हुआ है, और जब हम इसमें कोई एक पेंसिल डुबाते हैं इस तरह से,
तब ये पेंसिल हमें थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। जो हिस्सा इसका जल में डूबा रहता है वह हिस्सा हमें तिरछा दिखाई देता है, जबकि जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा हमें सीधा दिखाई देता है। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है, और यदि हम सिंपल वे में लिख देते हैं कि अपवर्तन के कारण होता है, तब यह हमारा आंसर पूरा नहीं होता है, और इसमें एग्जामिनर हमें कुछ नंबर दे भी सकता है और कुछ नंबर हमें नहीं भी दे सकता है। हमें इसका पूरा आंसर लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पहली प्रकाश की किरण चलती है इसकी नोक से, वह प्रकाश की किरण सघन या डेंस मीडियम से एयर या रेयरर मीडियम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तब यह प्रकाश की किरण अभिलंब से, इस नॉर्मल से दूर हट जाती है। आप देखें, ये आपतन कोण है और ये वाला जो कोण है ये अपवर्तन कोण है। इसी प्रकार इसकी नोक से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण भी जब अभिलंब पर गिरती है तो ये भी अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां से ये आर है, ये आई है, तब ये दोनों किरणें जहां पर मिलती हैं वहीं पर हमें पेंसिल दिखाई देती है। ये आभासी पेंसिल है। जब आप इस डायग्राम को स्केल से बनाएंगे तब और ज़्यादा इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो जो पेंसिल होती है ये हमें यहाँ पे तिरछी पेंसिल के रूप में दिखाई देती है, जहां से दोनों किरणें आती हुई मिलती हैं। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल होता है इसका, तलहटी का ऊपर दिखाई देना। यदि आप इसको बॉटम समझ लें यहाँ पर, तो हमें जो इसकी बॉटम है वह यहाँ पर दिखाई देती है, ए बी इसकी वास्तविक बॉटम, तब जो हमें इसकी आभासी बॉटम या तलहटी दिखाई देती है कंटेनर की, ए डैश बी डैश वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। हमें यही लिख देना है। पहली प्रकाश की किरण आती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण आती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और ये दोनों किरणें जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं वहीं पर हमें वस्तु दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, ये अपवर्तन के एग्जाम्पल थे। इसके जो और एग्जाम्पल्स हैं उनकी स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह वीडियो यदि आपकी समझ में आ गया है तब आप इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर कर दें, और लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, इसलिए चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।